देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का बहुत सारा तरीका है। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा सही नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉइंटर्स को कंसिडर करना पड़ता है। आपका प्रॉपर्टी जो है उसका नेचर क्या है, आपका जो बेटा या फिर बेटी है उनके साथ आपका संपर्क क्या है, ये हर एक चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी को अगर आप विल के थ्रू यानी कि वसीयत के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वसीयत को चैलेंज करना बहुत ही आसान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने बहुत सारे केसेस में ये बता चुके हैं कि रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज करके खारिज किया जा सकता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अपने लैंडमार्क केसेस पर किए भी है। विल को रजिस्टर कर लिया गया है, दैट डजंट मीन उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा या फिर कोई इंसान उसको खारिज नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने एक लैंडमार्क डिसीजन पर यह बता रहे हैं कि किस तरीके से, कौन से ग्राउंड के ऊपर आप एक वसीयत को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना है आपको, वसीयत बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं है। एक कोरे कागज पर भी अगर आप सिग्नेचर करके मेरी बेटी को इतना %, मेरे बेटा को इतना % जाएगा अगर लिख भी देते हो ना, तो उसको भी वसीयत विल का दर्जा दिया जाएगा। तो फिर उस विल के हिसाब से ही प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, क्योंकि वसीयत को क्या माना जाता है पता है? विल इज द वॉइस ऑफ द डेड पर्सन आफ्टर हिज डेथ। वसीयत को कहा जाता है वसीयत कर्ता के वॉइस उनके गुजर जाने के बाद। लेकिन बात यहाँ पर वही होता है, क्या वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शिव कुमार वर्सेस शरण वत्सा 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किए, जहां पर खुद बहुत सारे सवालों का व्याख्या यहाँ पर दे रहा है। कोई भी इंसान वसीयत अपने सिर्फ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए ही बना सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होता है। तो हमारे भारत में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता रहे कौन से ग्राउंड पर एक विल को चैलेंज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वसीयत को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एडवाइस किया जाता है अगर वसीयत को रजिस्टर कर लिया जाता है वो एकदम ताबड़तोड़ मजबूत डॉक्यूमेंट बन जाता है। अभी यहाँ पर वसीयत को चैलेंज करने का ग्राउंड नंबर 1 सस्पिशन। अब इसका मतलब क्या? संदेह। संदेह के ऊपर बेस करके आप बोल रहे हो कि ये वसीयत फर्जी है, ये इलीगल है। इस वसीयत का कोई जेन्युइननेस है ही नहीं, अरे इस डॉक्यूमेंट का कोई वैलिडिटी ही नहीं है। अब देखिए, जेन्युइननेस ऑफ द विल एंड वैलिडिटी ऑफ द विल, ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए एक हस्बैंड अपने वाइफ को एब्सोल्यूट ओनर बना करके जा रहे हैं, उनके पास जो संपत्ति है उसका। क्या एक हस्बैंड अपने वाइफ को एब्सोल्यूट ओनर बना सकते हैं विल एग्जीक्यूट करके? द आंसर इज नो। प्रॉपर्टी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज वाइफ, इट मे बी अ जेन्युइन विल बट इट इज नॉट अ वैलिड विल। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस पहुंचता है जहां पर एक विल के ऊपर सवाल उठाया गया था जेन्युइननेस के ऊपर। फ्रॉड, क्वार्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स, इम्पर्सोनेशन। आप कोई और इंसान होने का ढोंग कर रहे हो, तो अगर इस तरीके से कोई चीज आप कोर्ट के सामने बोल रहे हो कि इस बेसिस पर मैं कहता हूं ये विल फर्जी है, तो आपको स्पेसिफिकली वही ग्राउंड का सहारा लेना है जो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये फ्रॉड है तो फ्रॉड, अगर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर ये फोर्स है तो फोर्स। अक्सर बच्चे अपने माता पिता को जबरदस्ती थंब इंप्रेशन लगवा देते हैं वसीयत के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक सवाल उठा जरूर सकते हो, मेरे माता पिता बुजुर्ग भले हैं पर वो पढ़े लिखे हैं, वो एक स्कूल टीचर थे, अगर इनकेस वो स्कूल टीचर होते हैं तो, पर थंब इंप्रेशन क्यों लगाया गया? क्योंकि जो इंसान स्कूल टीचर है क्या वो 80 साल की उम्र में सिग्नेचर डालना भूल जाएंगे? नहीं ना। मेरे ग्रैंडफादर का उम्र 82 ईयर्स है, वो अभी एकदम आराम से सिग्नेचर कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। तो अगर उनको जबरदस्ती कोई थंब इंप्रेशन डलवा देते हैं उनसे, क्या उस विल को मान्यता दिया जाना चाहिए? नहीं ना। तो इस तरीके से कोर्ट में एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का जिक्र आपको करना है। अभी आपको एकदम केयरफुल हो जाना है, क्योंकि जो इंसान एलिगेशन लगाएंगे उनको ही एलिगेशंस प्रूव भी करना पड़ेगा एविडेंस दे करके। सो बी वेरी मच स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर ही अपना आवाज उठाइए। शेकी हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग कांप रहा है,
वहां पर भी किया जा सकता है। पर हाँ, अगर कोई पार्किंसंस डिजीज होता है या फिर सिवरिंग बहुत मतलब कांप रहा है, वहां पर डॉक्टर्स एविडेंस देना पड़ेगा, जो अपोजिट पार्टी है उनका काम है। नेक्स्ट ग्राउंड के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, वो है फीबल एंड अनसर्टेन माइंड ऑफ द टेस्टेटर। दुर्बल मन है, भूलने का बीमारी है, अभी कुछ बोले और बाद में कुछ और बोले, ठीक है ना। तो इस तरीके से अनसर्टेनिटी ऑफ माइंड के ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है। नेक्स्ट राउंड, अनफेयर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अनफेयर तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट ग्राउंड है अनजस्ट एक्सक्लूजन ऑफ लीगल एयर्स। लीगल एयर्स यानी कि कानूनी वारिस। सपोज देखिए, कोई इंसान बहुत ही गरीब है और उनके 4 बच्चे हैं, क्या ये माना जाएगा अगर वो इंसान कोई ड्राइवर या फिर कोई पड़ोस वाले आंटी के नाम पर वसीयत लिख देते हो? तो नहीं माना जाएगा। जो इंसान गरीब है वो क्यों अपना संपत्ति दूसरों को देके जाएगा? वसीयत को चुनौती देने का नेक्स्ट ग्राउंड है एक्टिव एंड लीडिंग पार्ट इन मेकिंग ऑफ द विल बाय द बेनिफिशियरी अंडर विल। मतलब जो बेटा या फिर बेटी को संपत्ति आप दे रहे हो, वही खुद बैठ करके आपको बोल रहा है कि ये लिखो वसीयत में। बेनिफिशियरी खुद यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि वसीयत में आपको क्या लिखना है। जाहिर सा बात है बेनिफिशियरी आपको इन्फ्लुएंस करेगा, इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेंकटाचला अय्यंगर ये केस में क्लियर कर चुके हैं, प्रोफाउंडर ऑफ द विल को हर एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को एविडेंस दे करके रिमूव करना पड़ता है। सेटिस्फैक्टरी यानी कि संतुष्टजनक एविडेंस ही देना पड़ता है। सपोज 2 सिस्टर्स है, उनमें से एक सिस्टर बहुत ही गरीब है और उनके 4 बेटा 4 बेटी है। बहुत ही मुश्किल से रहना या फिर खाना वगैरह का इंतजाम हो पाता है। यहीं पर ये जो गरीब सिस्टर है वो अपने दूसरे सिस्टर के नाम पर संपत्ति देके जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाएगा कि ये जेन्युइन विल है? क्योंकि वो गरीब है, उनके 4 बेटा 4 बेटी है, वेल टू डू नहीं है, वहां पर क्यों लिख देंगे? तो इस तरीके से अनजस्ट एक्सक्लूजन को भी ध्यान में रखना है। तो वसीयतकर्ता के ऊपर जाने के बाद ही लागू होता है। और यहीं पर मान लीजिए पहला वाला वसीयत रजिस्टर्ड है, पर बाद में एक वसीयत और लिखा गया था जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कौन सा वसीयत लागू होगा पता है? आखिर में जो लिखा गया था लास्ट वाला ही लागू होगा। इवन इफ वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लास्ट वाला ही वसीयत को मानकर ही प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सो देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं टाइम टू टाइम इसके ऊपर नया अपडेटेड वीडियोस एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये कानूनी ज्ञान पहुंचाया जा सके। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, आपको ध्यान में रखना है, द टेस्टामेंटरी कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ सस्पिशन। हर एक बात को संदेह के नजर में देखना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम है कंसाइंस, विवेक को काम में लगाना, फिर जजमेंट पास करना। यहीं पर कोर्ट का यह भी कहना है, एक छोटा सा चीज को लेकर के आप पहाड़ नहीं बना सकते हो कि ये संदेहजनक है, ये डाउटफुल है। नहीं, वसीयत को पूरा पढ़ना पड़ेगा, एंटायर डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा इंटेंशन क्या है टेस्टेटर का। सो इंटेंशन ऑफ द वसीयतकर्ता वेरी मच इंपॉर्टेंट। विल मस्ट बी रीड एज अ होल। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। वैसे मैं एक जजमेंट नहीं, मैं बोलते बोलते बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो एक जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बीच बीच में जो ऑब्जर्वेशंस का जिक्र मैंने किया है वो यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, अगर कोई हिंदू इंसान है वो अपने पूरे संपत्ति का वसीयत बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान इंसान होता है तो वो अपने 1/3 भाग का ही वसीयत लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा वो लिख देते हैं तो वो अमान्य हो जाता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, पर हिंदू लॉ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।